हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th। चैप्टर नंबर 1 हमारा अभी चल रहा है द सेल। इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो इसके अभी 2-3 पार्ट्स और बनेंगे। तो इन 4 पार्ट्स में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। फिर डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल्स की डेफिनेशन क्या है और किस किसने इसकी सेल्स की डिस्कवरी की थी। डेड सेल किसने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था। देन हमने माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, किसने खोज करी और किसका मैग्नीफिकेशन कितना है, कब खोज हुई, ये सब हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। सेल थ्योरी किसने दी थी, उसके मेन पॉइंट्स हमने पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है, आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बनता है। उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। फिर हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन सेल्स, यानी कि सेल्स का जो साइज़ होता है और शेप होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर साइज़ ही होता है। ठीक है, क्यूबॉइड भी होते हैं और आपके मतलब अलग अलग शेप के होते हैं, सर्कुलर और अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। लॉन्ग सेल्स भी होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, साइज़ भी और शेप भी। ठीक है, किसके, सेल्स के। फिर हमने पढ़े थे थोड़ा सा यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यूनिसेल्युलर जिसका जो सिंगल सेल से बनते हैं और मल्टी सेल्युलर जो मल्टीपल सेल से मिलकर बनते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें बोलते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना स्टार्ट किया था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने 3 मेन फंक्शनल रीजन्स पढ़े थे। जो था आपका सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स में देखने को मिलती है, और सेल वॉल होती है प्लांट्स में। फिर हमने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था हमने, उसके फंक्शंस देखे थे हमने। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखा था, ये आपका एनिमल सेल है और नीचे आपको यहाँ पर ये प्लांट सेल के बारे में दिखाया हुआ है। ये इनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं ये सब हमने देखे। फिर फंक्शंस देखे। देन हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़नी स्टार्ट करी थी। सेल ऑर्गेनेलीज में ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जो सेल के अंदर आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज में बहुत सारी ऑर्गेनेली होती हैं, उनमें से हमने मेजर जो आपकी बड़ी बड़ी सेल ऑर्गेनेलीज होती है उनके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी 2 टाइप्स होते हैं, रफ एंड स्मूथ, ये पढ़ा। देन हमने माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके फंक्शंस पढ़े। फिर हमने गोल्गी अपैरेटस भी पढ़ लिया एंड लास्ट हमने यहीं तक किया था। आज हमें पढ़ना है लाइजोसोम्स से, हम पढ़ेंगे लाइजोसोम से। आई होप आपने वो 4 पार्ट्स अच्छे से देख लिए एंड आपको समझ में आ गए हैं। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए, ये टेक्स्ट बुक की, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको 1-2 डेज़ में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइजोसोम से हम पढ़ना शुरू करते हैं। Lysosomes. Each lysosome is a small vesicle surrounded by a single membrane and contains powerful digestive enzymes, hydrolases manufactured by RER. हर एक लाइसोसोम्स बहुत सारे अमाउंट में ये पाए जाते हैं, मल्टीपल अमाउंट में। ठीक है, तो एक जो लाइसोसोम होता है वो स्मॉल वेसिकल होती है, जो जिसके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। ये एंजाइम कहाँ से कौन बनाता है, RER बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। रफ किस वजह से होता है, वो रफ होता है राइबोसोम्स की वजह से। ठीक है, वहाँ पर एंजाइम बनता है ये, और लाइसोसोम में ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। दीज एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स पाए जाते हैं हाइड्रोलेजेस जिन्हें हम बोलते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इन एंजाइम्स की हेल्प से, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी सक्षमता होती है कि ये क्या कर सकते हैं, जो भी इनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है प्रेजेंट, उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रेक डाउन वो कर सकते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल उनमें प्रेजेंट रहता है। दे आर अबंडेंट, यानी कि इनफ अमाउंट में पाए जाते हैं, एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इवनली यानी सारे में एक साथ फैले हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जैसे आपका ये सेल है तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं और यहाँ पर है ही नहीं, या 1-2 ही पाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, सारे में इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपका सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है आपके सेंटर में, उसके अंदर जो पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में आपके लाइसोसोम्स फैले हुए होते हैं और अबंडेंट अमाउंट में ये मिलते हैं। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। लाइसोसोम्स कैन डाइजेस्ट ऑल सेल्यूलर कंटेंट, सेल के अंदर जो भी कंटेंट पाया जाता है, लाइसोसोम जो हैं वो उन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं, सारे कंटेंट को। सो इसलिए हम उन्हें डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं,
क्योंकि हर तरह के कंटेंट को वो डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए हम इन्हें लाइसोसोम्स का दूसरा नाम हो जाता है आपका डाइजेस्टिव बैग्स। सिंस दे रिमूव सेल डेब्रिस यानी जो सेल खराब हो जाता है, ठीक है, सेल का जो वेस्ट पार्ट होता है उसे भी रिमूव करते हैं ये लाइसोसोम्स, तो इसलिए हम इन्हें स्कैवेंजर्स या फिर सेल्यूलर हाउसकीपर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाउसकीपर्स क्या करते हैं, अनवांटेड मटेरियल को, अनवांटेड जो सब्सटेंस होता है उन्हें बाहर रखते हैं हाउसकीपर्स, तो ये स्कैवेंजर्स बोल सकते हो आप इन्हें, सेल्यूलर हाउसकीपर्स भी बोल सकते हो। और लाइसोसोम्स फॉर्म अ काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, सेल का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम का काम करते हैं, यानी कि जो भी सेल डेब्रिस होती है, यानी कि सेल का जो वेस्ट पार्ट होता है उसे रिमूव करने का काम कौन करता है, ये लाइसोसोम्स करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सेल्स ऑफ WBCs, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें आप ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, दे डाइजेस्ट फॉरेन प्रोटीन्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो वो क्या करते हैं ये WBCs, ये फॉरेन प्रोटीन्स को, बैक्टीरिया को और वायरसेस को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब स्टारवेशन होता है, ठीक है, स्टारवेशन क्या होता है, जब भूख लगती है, दैट लाइसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स। अब हमारी बॉडी में ऐसा तो नहीं हमने खाना खाया और आपने कुछ काम किया और पूरी एनर्जी आपकी ड्रेन हो गई, नहीं ना, कुछ आपके बॉडी में स्टोर्ड रहता है फूड। तो फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, प्रोटीन्स, फैट्स या फिर ग्लाइकोजन साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट रहता है, इन्हें वो क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है ये स्टोर्ड फूड को, कौन, लाइसोसोम्स। और जो नेसेसरी अमाउंट होता है ना एनर्जी का, वो सेल को प्रोवाइड कर देता है। कब, स्टारवेशन के दौरान। जैसे आपको भूख लगी तो एकदम तो कुछ नहीं बन पाता, तो उससे क्या होता है, जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं वो स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और जहाँ पर जितना अमाउंट जाना होता है उसे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। इन फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, द लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल्स डाइजेस्ट दी, क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब होती है तो स्पर्म सेल्स में जो एक्रोसोम प्रेजेंट रहते हैं और उस एक्रोसोम में आपके लाइसोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो वो लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करते हैं, स्पर्म सेल्स में जो पाए जाते हैं, दे डाइजेस्ट द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है ना ओवम की, उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। सो द स्पर्म इज एबल टू एंटर द ओवम एंड स्टार्ट फर्टिलाइजेशन, इसलिए स्पर्म जो होता है वो आपका ओवम में क्या हो जाता है, एंटर कर पाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो पाती है। ठीक है, स्पर्म सेल्स में जो लाइसोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं एक्रोसोम्स के अंदर, वो ओवम की जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है ना, जितनी की उसे ज़रूरत होती है उतनी उसे डाइजेस्ट कर देता है और स्पर्म तभी अंदर जा पाता है ओवम के और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाती है। फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन फ्रॉग्स व्हेन टेडपोल्स ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स, टेडपोल्स होते हैं, ठीक है, टेडपोल्स जब एडल्ट्स में ट्रांसफॉर्म होने शुरू होते हैं, द एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ जो होते हैं, यानी कि जब बेबी होता है उनका, फ्रॉग का, तो उनका जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है जैसे गिल्स, टेल्स, दे आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उनके गिल्स को और टेल्स को, जो उनके एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ होते हैं टेडपोल्स के, उन्हें क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है एंड यूटिलाइज्ड बाय अदर बॉडी सेल्स। उन्हें डाइजेस्ट करके जो भी मटीरियल निकलता है वो दूसरे सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जब सेल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो गया, मान लीजिए सेल ब्रेकडाउन हुआ, सेल डैमेज हो गया, लाइसोसोम्स बर्स्ट, लाइसोसोम्स फट जाते हैं एंड द एंजाइम्स ईट अप देयर ओन सेल्स, और जो एंजाइम्स होते हैं ना वो खुद के ही सेल्स को खा जाते हैं। सो लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफैगी। ऑटो यानी खुद को ही खा जाता है, वो सेल जो होता है लाइसोसोम्स वो बर्स्ट हो जाता है और जो उसमें एंजाइम पाया जाता है हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स बताए थे, वो खुद के ही सेल्स को खा जाते हैं, इसलिए हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं इन्हें, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफैगी। आई होप आपको इसका सब समझ में आ गया है प्रोसेस लाइसोसोम्स का। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम। अ सेंट्रोजोम इज फाउंड ओनली इन एन एनिमल सेल, सेंट्रोजोम जो होता है वो आपके सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, जैसे आपका सेल है ये न्यूक्लियस है तो इसके पास ही आपका सेंट्रोजोम पाया जाता है। ये क्या होता है, इट इज़ अ ग्रैन्युलर मास, ये एक दानेदार तरह का एक कोई सब्सटेंस होता है जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। या इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे होकर स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं सेल डिवीजन के दौरान। सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, ठीक है, सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं जो 9 बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं।
क्या? दीज आर सिलेंड्रिकल शेप्ड एंड आर मेड अप ऑफ 9 बंडल्स ऑफ माइक्रोट्रिब्यूल्स ट्रिपलेट्स अरेंज्ड इन अ रिंग। एक रिंग के अंदर माइक्रोट्रिब्यूल्स के ट्रिपलेट्स का 9 बंडल बन जाते हैं। ट्रिपलेट्स यानी 3 माइक्रोट्रिब्यूल्स मिल गए, ठीक है, तो ये एक बंडल बन गया। ऐसे 9 बंडल बन जाते हैं और वो एक रिंग में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ये माइक्रोट्रिब्यूल्स आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। और ये जो माइक्रोट्रिब्यूल्स का आपका क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है, एक बंडल बनता है, ये राइट एंगल पर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे से। एनिमल सेल्स की बात करें, उनमें सेंट्रियोल्स प्ले अ मेजर रोल इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स का मेजर रोल क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। और ये सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स आपके प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। मेन इनका काम होता है सेल डिवीजन करना। अब आते हैं आपके प्लास्टिड्स। क्या? प्लास्टिड्स। दे आर लार्ज डबल मेम्ब्रेनस। ये बहुत बड़े और डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है इनमें प्लास्टिड्स की। सैक लाइक ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सिर्फ प्लांट्स और एल्गे में ही मिलती हैं। प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स सच एज फूड एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एटसेट्रा। प्लांट्स में पाई जाती है, एल्गे में पाई जाती है ये प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि प्रोडक्शन होता है और स्टोरेज होता है किस चीज़ का, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स का, जैसे फूड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ज़रूरी होते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है प्लास्टिड्स में और स्टोरिंग होती है। डिपेंडिंग अपॉन दी कलर और फंक्शन, कलर या फिर फंक्शन के बेसिस पर इन्हें हम 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं किन्हें, प्लास्टिड्स को। पहला है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि ल्यूको का मीनिंग होता है इसमें वाइट, ठीक है, प्लास्ट यानी प्लास्टिड, तो ल्यूको मीन्स वाइट। दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, वाइट बोलो या कलरलेस बोलो, तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट्स, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। देयर मेन फंक्शन, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर फूड मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल बन रहा है उसे स्टोर करना, क्योंकि प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, जितने फूड की जरूरत होती है उतनी ही एनर्जी वो लोग लेते हैं। दे आर सब डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 पार्ट्स होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में क्या है, इट स्टोर्स शुगर्स एंड स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, शुगर और स्टार्च को स्टोर करता है। इट इज फाउंड इन ट्यूबर्स, सीड्स एटसेट्रा। और अमाइलोप्लास्ट कहाँ पर देखने को मिलता है, सीड्स में और ट्यूबर्स में। ओके, ट्यूबर्स हो गए जैसे आपके पटेटो होता है ना, जो आपके ज़मीन के अंदर होते हैं, उन्हें हम ट्यूबर्स बोलते हैं। इलियोप्लास्ट क्या हो गया, वो फैट और ऑयल को क्या करता है, स्टोर करता है, जो हमें सीड्स में मिलता है। अल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन्स को स्टोर करता है, जो हमें सीड्स एंड नट्स में देखने को मिलता है। तो प्लास्टिड्स के अंदर 2 टाइप्स हैं मेन, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी जो कलरलेस होते हैं और ये भी 3 टाइप के होते हैं। फिर आते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट, ये कलरलेस हो गए, तो ये हो गए आपके कलर्ड, क्रोमो यानी कि कलर्ड प्लास्टिड्स। दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स क्योंकि इनमें आपके वेरियस कलर्ड सब्सटेंसेस, जिन्हें हम पिगमेंट्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। इन्हें फर्दर ग्रुप किया गया है 2 कैटेगरीज में, इनमें भी अंदर 2 कैटेगरीज हैं। पहली है फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव और दूसरी है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, ठीक है, एक इनएक्टिव ग्रुप है और एक है आपका एक्टिव ग्रुप। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव प्लास्टिड्स में क्या है, दीज आर फाउंड इन दी पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड राइप फ्रूट्स। जो पके हुए फल होते हैं आपके, ठीक है, पके हुए फल हो गए, और फूलों की जो आपकी पेटल्स होती हैं, क्या फूल जो होते हैं आपके, फ्लावर्स जो होते हैं, उनकी पेटल्स जो होती हैं, उनकी पत्तियां जो होती हैं, उनमें ये इनएक्टिव प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर्स, इनसे अट्रैक्टिव कलर हमें फ्लावर्स में और फ्रूट्स में देखने को मिलता है। दे कंटेन वेरियसली कलर्ड पिगमेंट्स, इसमें अलग अलग तरह के कलर्ड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे आपके कैरोटीन जो रेड ऑरेंज कलर देता है, जेंथोफिल होता है जो आपका येलो कलर देता है। ऐसे ही इनएक्टिव प्लास्टिड्स अलग अलग तरह के फ्लावर्स में और पेटल्स में, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ये तो हो गई इनएक्टिव प्लास्टिड्स की बात। अब आती है आपके एक्टिव प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें, सो दीज प्लास्टिड्स कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स। इन प्लास्टिड्स में आपके कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं ये, विच आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग दी सोलर एनर्जी। ये कैपेबल होते हैं कि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकें, ले सकें और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प कर सकें। सो डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स प्रेजेंट एंड कलर ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। अब पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट हैं और क्रोमोप्लास्ट का क्या कलर है, उस पर डिपेंड करते हुए इन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव प्लास्टिड्स को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो यानी ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं ये। दूसरा है रोडोप्लास्ट जो रेड कलर के होते हैं। तीसरा है फियोप्लास्ट जो ब्राउन कलर्ड होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर्ड के हो गए,
सो दीज आर दी मोस्ट अबंडेंट, ये ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो प्लांट्स में ग्रीन कलर इन्हीं की वजह से आता है। दे कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। एंड अ स्मॉल क्वांटिटी होती है येलो पिगमेंट की, येलो पिगमेंट का नाम अभी हमने पढ़ा ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है। इन दी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल ट्रैप्स सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, पकड़ लेता है, मतलब कैप्चर कर लेता है, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स बना सके कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और वाटर को यूज़ करके। किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस की जब हम बचपन में डेफिनेशन पढ़ते थे तो आपको क्या बोलता था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, है ना। तो यही सब चीज़ होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। दिस फूड बिकम्स द फूड ऑफ द होल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये जो फूड होता है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, ये बाकी के वर्ल्ड के लिए, जो लिविंग वर्ल्ड है उसके लिए फूड बनाता है, ठीक है, डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो। सो क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो रेफर्ड एज किचन ऑफ द सेल, इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि यहीं पर खाना बनता है। दीज प्लास्टिड्स आर अबंडेंट इन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो आपको दिखते हैं, जो हवा में होते हैं मीन्स ग्रीन लीव्स और स्टेम जो हमें देखने को मिलती है, जो ग्रीन या रॉ फ्रूट्स होते हैं, ये सब आपके एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, तो ये उनमें प्लास्टिड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका दूसरा फियोप्लास्ट, ये डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसमें आपका फ्यूकोक्सेंथिन पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा, फ्यूकोक्सेंथिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन ब्राउन एल्गे, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स। और ये किस में पाया जाता है, डार्क ब्राउन वाला पिगमेंट, ये आपका पाया जाता है ब्राउन एल्गे में, डायटम्स में और डाइनोफ्लैजेलेट्स में पाया जाता है। थर्ड है आपका रोडोप्लास्ट, क्या है, रोडोप्लास्ट, ये रेड होता है कलर में एज दे कंटेन, क्योंकि इसमें फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। इन सब के आपको पिगमेंट्स लर्न करने होंगे और ये आपको रेड एल्गे में देखने को मिलता है। कौन सा, रोडोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके ये सेल ऑर्गेनेलीज खत्म हो गई हैं। आई होप आपको सारी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, कौन सी कहाँ प्रेजेंट रहती है, एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है और इनके फंक्शंस क्या हैं। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है जिन्हें हम बोलते हैं ड्यूटोप्लास्टिक या फिर एर्गेस्टिक बॉडीज, या फिर आपका तीसरा नाम है इसका साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। आई होप आपको याद है, हमने ये पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये हमने साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ये ड्यूटोप्लाज्मिक और एर्गेस्टिक बॉडीज क्या होती हैं। ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्रोथ और डिवीजन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इनमें आपके वैक्यूल्स, रिजर्व फूड, एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, क्रिस्टल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। और ये इन इंक्लूजन्स में आपके कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल से लेकर जो प्लांट्स में होते हैं ना, और वहाँ से लेकर ग्रैन्यूल्स जो होते हैं जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब चीज़ इसी में आती हैं एर्गेस्टिक बॉडीज़ में। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ड्यूटोप्लास्टिक एर्गेस्टिक बॉडीज और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर डाइवर्स इंट्रासेल्युलर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस विच लैक अ मेम्ब्रेन एंड आर इनकैपेबल ऑफ ग्रोथ और डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होते हैं, ये डाइवर्स यानी कि बहुत सारी वेराइटीज़ अलग अलग तरह के होते हैं और इंट्रासेल्युलर होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है और इनमें ग्रोथ और डिवीजन भी नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें ड्यूटोप्लास्टिक, एर्गेस्टिक और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बोलते हैं। दीज इंक्लूजन्स आर, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टोर्ड फूड, वाटर, नॉन लिविंग चीज़ें ये, है ना, बट ज़रूरी होती हैं, एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, क्रिस्टल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, वैक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे इंक्लूजन्स हैं जो इसमें आते हैं। अब हम इन्हीं इंक्लूजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इंक्लूजन है आपका वैक्यूल्स। Vacuoles are single membrane bound organelles that are found in cells of plants, animals and fungi. Vacuoles क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई सभी के सेल में पाई जाती हैं। वैक्यूल्स, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो वैक्यूल के चारों तरफ होती है, इसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। द फ्लूइड इनसाइड द वैक्यूल, इस वैक्यूल के अंदर जो आपका लिक्विड पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं, सेल सैप। प्लांट सेल्स टेंड टू हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो प्लांट सेल होता है ना उसमें आपका बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ दी सेल्स वॉल्यूम, यानी कि पूरा सेल का 50 to 90% आपका क्या पाया जाता है, बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट्स में। वाइल द वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स टेंड टू बी स्मॉलर, जबकि जो वैक्यूल्स आपके एनिमल सेल्स में होते हैं वो आपके छोटे होते हैं।
जो भी हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसका आप डायग्राम यहाँ भी देख सकते हैं और साइज भी आप देख सकते हो। ये देख रहे हैं ना वैक्यूल आपका एनिमल सेल में देखिए कितना छोटा है, ठीक है। और यहीं अगर हम प्लांट सेल में देखते हैं वैक्यूल, तो ये देखिए ये सेंट्रल वैक्यूल देखिए 50 to 90% पार्ट बोल रहे हैं ना प्लांट सेल का पूरा, तो ये देखिए कितना बड़ा होता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। दीज वैक्यूल्स एक्ट एज स्टोरेज सैक्स ऑफ दी सेल टू स्टोर फूड और टू कंटेन दी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ दी सेल्स एंड आइसोलेट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनलीज। ये वैक्यूल्स का काम क्या होता है? ये स्टोरेज सैक होते हैं सेल के, इसमें फूड स्टोरेज होता है या फिर इसमें सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी इसी में स्टोर होता है, और ताकि क्या कर सके उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाकी की ऑर्गेनलीज से क्या कर सकें, आइसोलेट कर सकें, अलग रख सकें, क्योंकि उसी में मिक्स हो जाएगा तो बाकी की सेल ऑर्गेनलीज को नुकसान पहुंचेगा ना। तो इसे आइसोलेट करने का या फिर फूड को स्टोर करने का काम करते हैं वैक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म से भी अलग रखने का काम करता है ये वैक्यूल्स। द वैक्यूल्स ऑल्सो हेल्प टू रिमूव अनवांटेड और टॉक्सिक मटीरियल्स फ्रॉम दी सेल्स। वैक्यूल्स और क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड और या फिर टॉक्सिक मटीरियल होता है सेल का उसे भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं, सेल से अलग करने में हेल्प करते हैं। कैसे? बाय एक्सपोर्टिंग दैम टू दी सेल मेम्ब्रेन, उन्हें सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाकर, वेयर दे आर रिलीज टू दी आउटसाइड सराउंडिंग्स ऑफ दी सेल, जहाँ पर क्या होता है सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर भेज दिया जाता है, किसे? उस टॉक्सिक मटीरियल को, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। नाउ न्यू वैक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड इन सेल्स। न्यू वैक्यूल्स बन सकते हैं सेल्स में, जैसे अमीबा, इन ऑर्डर टू एनगल्फ मटीरियल दैट इज आउटसाइड द सेल एंड ब्रिंग इट इनसाइड द सेल। क्या अमीबा में क्या होता है, मटीरियल एनगल्फ करना होता है, उसे बाहर के सेल से और अंदर लाना होता है, तो उसमें वैक्यूल्स बन जाते हैं अमीबा में। वैक्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन एन एनिमल सेल आर, जो वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में होते हैं, ये तो फंजाई और प्लांट की बात हो गई थोड़ी सी। अब एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें वैक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल और एक होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन इन दी सेल। सेल में वाटर का लेवल मेंटेन करने का काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का, ऑस्मो रेगुलेशन करता है वो। एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, रिलीज करने के लिए बॉडी से, सेल की बॉडी से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं? इट हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे? बाय फ्यूजिंग विद लाइसोसोम्स। ये जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है लाइसोसोम्स के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, जिससे क्या होगा, लाइसोसोम्स भी हेल्प करते हैं फूड डाइजेशन में, तो ये भी उसकी हेल्प करता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज बाय लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमने हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो उसी की वजह से फूड जो है वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। अ प्लांट सेल हैज़ अ लार्ज साइज्ड मिडिल वैक्यूल, है ना, बताया अभी, देखा हमने डायग्राम में भी। एक प्लांट सेल में लार्ज साइज का मिडिल वैक्यूल पाया जाता है। सैप वैक्यूल फिल्ड विद सेल सैप। सैप वैक्यूल होता है जिसमें सेल सैप भरा होता है, और उस सेल सैप में जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, मटेरियल्स होते हैं जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इज सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। जो प्लांट सेल होता है उसके चारों तरफ टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है। और उसके फंक्शंस क्या है इस वैक्यूल के? स्टैब्लिशिंग सेल टर्गर एंड मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन। सेल में प्रेशर स्टैब्लिश करना और ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना। इस कंटेनिंग एंथोसाइनिन पिगमेंट, इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, लीव्स को। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं एंड एक्टिंग एज फूड स्टोरेज सैक, और ये फूड स्टोरेज सैक की तरह काम करता है, और एक स्टोरेज सैक का भी काम करता है फॉर वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हो गए। अब हमारा दूसरा इंक्लूजन आता है न्यूक्लियस। अभी तो हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, दूसरा इंक्लूजन आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द सेल्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन एंड कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहा है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है इसमें, और ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल की हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है, वो उसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है इस न्यूक्लियस में। एंड ये क्या करता है, सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इट इज़ कॉमनली द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनली इन दिस सेल। ये कॉमनली अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोमिनेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है सेल की। जनरली नॉर्मली क्या होता है, इट लाइज इन दी सेंटर ऑफ एन एनिमल सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के तो ये सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। इन प्लांट सेल्स में क्या होता है, वैक्यूल जो होता है वो आपका मोस्ट ऑफ दी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो आपके सेल के पेरीफेरी के पास रहता है। पेरीफेरी यानी कि किनारे के पास रहता है, क्योंकि सेल जो आपका वैक्यूल होता है वो उसका मोस्ट ऑफ पार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है।
इसलिए न्यूक्लियस प्लांट सेल्स में थोड़ा दूसरी साइड पाया जाता है, किनारे पर। द न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी डीएनए की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑन स्पेशल स्ट्रैंड्स। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये स्पेशल तरह के स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, धागे से पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोजोम्स बोलते हैं। उस पर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी प्रेजेंट रहती है। डीएनए प्रोवाइड्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर सेल कंपोनेंट्स एंड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो ज़रूरी होती है, किस चीज़ के लिए, दूसरे सेल कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन के लिए और लाइफ के रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है आपका, न्यूक्लियस होता है, ताकि सेल मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन में हेल्प की जा सके। रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में क्या करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी और न्यूक्लियस नाम दिया था। ऑर्चिड रूट सेल्स में देखे थे उन्होंने ये, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस देखा उन्होंने ऑर्चिड रूट सेल्स में देखा था, तो उन्होंने वहीं तभी उनका नाम दिया था और डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैव न्यूक्लियाई इन देयर सेल्स। जितने भी यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, उनके सेल में न्यूक्लियाई पाई जाती है। आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स विदाउट न्यूक्लियस टू कैरी मोर हीमोग्लोबिन। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन वो कैरी कर सकें। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई होती हैं, जबकि जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं जो ह्यूमन में पाई जाती हैं, एनिमल्स में पाई जाती हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुत सारी न्यूक्लियस उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। ए न्यूक्लिएटेड का समझ में आया होगा आपको, बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। आगे ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे आप न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे। इसमें हमने पढ़ा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म आपको पता है, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोलस होता है जो इसके सेंटर में पाया जाता है, ये न्यूक्लियोलस है। एंड क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स। द न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, ये न्यूक्लियर एनवेलप आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है, तभी ये इनर और आउटर में क्लासिफाइड होता है, ठीक है। और ये पोरस होती है, पोरस मेम्ब्रेन यानी कि इसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे, आप देख रहे हैं ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने देती है। आउटर मेम्ब्रेन बियर्स राइबोसोम्स, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं ताकि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प कर सकें। द न्यूक्लियर एनवेलप एनक्लोजेस द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। और जेनेटिक मटीरियल जो होता है ना सेल का, ये न्यूक्लियर एनवेलप उस जेनेटिक मटीरियल को सेल के साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये जेनेटिक मटेरियल जो सेल का पाया जाता है, जो डीएनए होता है, उसे सेपरेट रखती है सेल के साइटोप्लाज्म से। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपका एक डेंस कलरलेस ग्रैन्युलर न्यूक्लियर सैप पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर्स सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि फ्रीली घूमते रहते हैं। और इसमें आपके एंजाइम्स, आयंस, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती हैं। अब फिर आपका आता है न्यूक्लियोलस क्या होता है इसमें। ये एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, बहुत हैवी होता है और स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। द न्यूक्लियोलाई आर फॉर्म्ड अराउंड द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स। जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स होते हैं वहीं पर न्यूक्लियोलाई बनती है। और ये न्यूक्लियोलाई क्या करती है, इट सिंथेसाइजेज एंड असेंबल्स राइबोसोम्स एंड आरएनए। क्या, जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसे और राइबोसोम्स को ही असेंबल करती है और सिंथेसाइज करने का काम करती है, क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो हमने क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स पढ़े, ये क्या होता है हम ये पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। इन क्रोमोसोम्स पर ही डीएनए पाया जाता है, हमने बताया, अभी पढ़ा था यहाँ पर, है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए, वो स्पेशल स्ट्रैंड्स पर डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो इसमें हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है और इंस्ट्रक्शंस होती है ताकि सेल ग्रोथ की जा सके, डेवलपमेंट हो सके और रिप्रोडक्शन भी हो सके। व्हेन अ सेल इज रेस्टिंग, जब सेल रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, रेस्टिंग यानी डिवीजन नहीं हो रहा है उसमें, नॉट डिवाइडिंग, तो क्रोमोसोम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉन्ग इलोंगेटेड एंटेंगल्ड इंटरवोवन मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स।
ठीक है, क्या बोल रहा है, सेल्स आपकी रेस्टिंग पोजीशन पे है, डिवीजन नहीं हो रहा है उनमें, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, यानी कि अरेंज हो जाते हैं, और वो लॉन्ग इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और एंटेंगल्ड यानी कि इंटरवोवन तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये इंटरवोवन तरीके से आ गए ना, जुड़ गए आपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें फिर हम बोल देते हैं क्रोमैटिन, जो डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। क्या, जब सेल आपका रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, मीन्स डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइज होकर लॉन्ग इंटरवोवन मास में अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमैटिन बोलते हैं, और ये क्रोमैटिन बना होता है आपका डीएनए और प्रोटीन्स का। और जब सेल डिवीजन होता है तो इन क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं ये कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, आपका क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये आपको जीन दिखाई हुई है, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, और ये यहाँ पर डीएनए में जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो दिखाया हुआ है। थोड़ा सा ये वाला लेक्चर लेंदी रहेगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकें। अ क्रोमोसोम इज ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम क्या होता है, ये एक लॉन्ग स्ट्रिंग होती है जीन्स की, जिस पर आपकी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे हम डीएनए बोलते हैं, एंड इज फॉर्म्ड। और ये जीन कैसे बनती है, ये जो हेरिडिटरी क्रोमोसोम होती है कैसे बनता है, फ्रॉम कंडेंस्ड क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन आपका कंडेंस हो जाता है तब आपका ये क्रोमोसोम बनता है। और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है उसमें दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, तो आप इन्हें क्या बोल देते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल देते हैं, क्योंकि इनमें सेम क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सेम। डुप्लीकेट यानी एक जो क्रोमोसोम है उसका दूसरा भी बन गया तो डुप्लीकेट हो गया, इसलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल देते हैं। दैट आर कनेक्टेड एट दी सेंट्रोमियर रीजन, और सेंटर से ये क्या रहते हैं, आपके अटैच्ड रहते हैं, तो ये सेंट्रोमियर बोलते हैं हम इसे, ठीक है। सेंट्रोमियर रीजन से अटैच हो जाते हैं ये दोनों क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ अवर सेल्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, लोकेटेड रहते हैं। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डीएनए टाइटली कॉइल्ड मैनी टाइम्स अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स दैट सपोर्ट्स इट्स स्ट्रक्चर। हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो रिपीटिंग यूनिट्स, डीएनए की रिपीटिंग यूनिट्स का बना होता है, और वो टाइटली कॉइल्ड रहती है ये यूनिट्स प्रोटीन्स के चारों तरफ। कौन से प्रोटीन्स, हिस्टोन्स के चारों तरफ ये डीएनए जो होते हैं ना, बहुत सारे डीएनए आपके टाइटली इस तरीके से कॉइल्ड रहते हैं, ठीक है, ताकि उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। और इस स्ट्रक्चरल यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, डीएनए की न्यूक्लियोसोम होती है। अब ये जीन क्या होता है, यहाँ पर ये आपको अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, ठीक है। ये क्रोमैटिड हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया जहाँ से ये अटैच रहता है, और ये पूरा आपका वन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बन जाता है। जीन क्या होता है, ये एक बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी की, विच इज मेड अप ऑफ अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए एंड कैरीज इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन्स। डीएनए के एक फ्रैगमेंट से आपकी जीन बनती है जो हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है और फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी के लिए, और ये प्रोटीन्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस कैरी करती है। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स इन अ सेल। एक सेल के अंदर जब क्रोमोसोम्स आपका पेयर में देखने को मिलता है, ठीक है, डबल पेयर में जब देखने को मिलता है तो उसे हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो ये आपका डिप्लॉइड सेल बन गया, 2n सेल बन गया डिप्लॉइड। व्हेन क्रोमोसोम्स अकर इन अनपेयर्ड कंडीशन, अब ये इसकी अनपेयर्ड कंडीशन है तो इसे आप हैप्लॉइड सेल बोलोगे, ठीक है, एन सेल। ह्यूमन बींग्स में आपके 23 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर्स यानी कि ऐसे 23 पेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हो गए आपके, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। न्यूक्लियस परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस इन अ सेल। न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट कंट्रोल्स द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सेल की बहुत सारी अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, सो इसीलिए हम इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। दूसरा फंक्शन है राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल्स। राइबोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस में असेंबल्ड रहते हैं और ये ज़रूरी होते हैं सेल्स के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन, इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने के लिए ये इन्वॉल्व रहता है न्यूक्लियस, क्योंकि इसी के अंदर पाया जाता है आपकी जो जेनेटिक मटेरियल होता है,
फिर आते हैं आपके नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज डेफिनेट इन दी सेल्स ऑफ ईच स्पीशीज। हर तरह की जो स्पीशीज होती है ना, सब में आपके नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फिक्स रहते हैं। दैट इज एवरी ह्यूमन बॉडी, हर ह्यूमन बॉडी में आपके 46 क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे। सिमिलरली द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन दी सेल्स फॉर ऑफ अ फ्यू अदर स्पीशीज आर गिवन बिलो। अलग स्पीशीज की यहाँ पर आपको दी हुई है। ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये 2n यानी कि डिप्लॉयड नंबर में दिया हुआ है आपको। ये हम देख लेते हैं। एस्कैरिस एंड म्यूकर, ये इसमें 2 पाए जाते हैं, यानी कि एक पेयर हो गया। ड्रोसोफिलिया, इसमें 8 पाए जाते हैं, यानी कि पेयर्स कितने हो गए, 4 पेयर्स हो गए। P14 यानी कि कितने पेयर्स हो गए, 7 पेयर्स। अनियन 16 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 8 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोजोम्स के। फ्रॉग 26, दैट मीन्स 13 पेयर्स पाए जाते हैं। कैट में 38 होते हैं, दैट मीन्स 19 पेयर्स पाए जाते हैं। व्हीट जो गेहूं दाना होता है, उसमें अगर हम बात करें तो 42 क्रोमोजोम्स, दैट मीन्स 21 पेयर्स पाए जाते हैं। ऐसे ही रैबिट में 44 क्रोमोजोम्स होते हैं, दैट मीन्स 22 पेयर्स पाए जाते हैं। मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है तो अभी हमने पढ़ा 46 क्रोमोजोम्स, दैट मीन्स 23 पेयर्स। चिंपैंजी एंड पोटैटो की बात करते हैं तो 48 क्रोमोजोम्स होते हैं, दैट मीन्स 24 पेयर्स। मंकी की बात करें तो 54 क्रोमोजोम्स होते हैं, 27 पेयर्स पाए जाते हैं। डॉग 78 क्रोमोजोम्स, दैट मीन्स 39 पेयर्स पाए जाते हैं। एंड अमीबा प्रोटियस की बात करें तो इसमें 250, दैट मीन्स 125 पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में आपको पेयर्स में बता दिए, पेयर्स में भी और नॉर्मल नंबर में भी। फ्रॉम द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देखने से ये क्लियर हो गया दैट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। कि ऑर्गेनिज्म आपका कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पता नहीं लगते हैं। रेदर और क्या होता है, दीज आर दी जीन्स, ये जीन्स होती हैं विच डिटरमाइन दी, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी स्पीशीज़ की फंक्शनिंग पता लगती है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो इतनी भी सेल ऑर्गेनलीज वगैरह पढ़ी हैं उनके आपको यहाँ पर टेबल में पूरा दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं तो आपको पूरा पीछे का समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।